अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कल एक आसान सवाल कराया था मैंने, वो आसान था। हाँ, तो अब जरा थोड़े से ओके सवालों पे चलते हैं। स्प्रिंग 16 पढ़ ले। स्प्रिंग 2016। स्प्रिंग 16, सीमा एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन 13, पेज 193, राइट साइड पे आएगा, थोड़ा सा नीचे करके। घर में कुछ बहन भाइयों में ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको अम्मा अब्बा सारे काम कह रहे होते हैं, और वो सारे काम उसी को क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो सही तरह से सुन के उसको पूरा करता है। अच्छा, जिसको काम नहीं कह रहे, तो इसमें उस बच्चे की कोई ये रीजन ठीक नहीं है कि भाई काम ही नहीं कहते तो मैं कर देता, जरूर कर देता। अब वो काम ही नहीं कह रहे तो मैं क्या करूं? उससे प्यार बहुत करते हैं। जो काम नहीं करता ना, अच्छे तरीके से नहीं करता, कर ले तो फिर ऐसे जैसे 7 नस्लों पे आसान किया है, तो अम्मा अब्बा फिर उसको काम कहना छोड़ देते हैं। और अगर उसको काम नहीं कह रहे और वो ये समझ रहा है कि वो खुद ही मुझे काम नहीं कह रहे, कहते तो कर देता, तो ये उसकी गलत फहमी है। अगर उसको काम नहीं कहा जा रहा तो मसला अम्मा अब्बा का है, मसला उस बच्चे का ही है जिसको काम नहीं कहा जा रहा। इब्ने हिब्बान 341, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे के लिए खैर चाहते हैं तो उससे काम लेते हैं। पूछा गया किस तरह का काम लेते हैं अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। अब अगर काम मुझसे नेक काम नहीं हुए ना, जैसे जैसे वहां वाकई मैंने इस चीज को फील किया कि मैं इस सेशन में हदीस नहीं सुना पाया, तो मुझे सबसे पहले लगा कि मेरे से कोई गड़बड़ हुई है और मुझसे ही कोई मसला है जो अल्लाह ने काम उस वक्त नहीं लिया। तो अब बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि चलो नहीं तो ना सही, नहीं मुझसे गड़बड़ हुई है, तो फिर करना है तो फिर वापस माँ बाप को रुजू ही करना है तो कहना है माँ बाप गलती होगी, ले लें काम, नाराज ना हो। तो अगर कोई नेकी नहीं हो रही ना, तो सिर्फ ये सोचना कि मौका ही नहीं मिल रहा, भी बेवकूफी है। मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अगर मौका मिलता तो शायद हम इतने बुरे तरीके से रिएक्ट करते कि फिर वो ना ही होता तो अच्छा था। तो इसलिए अगर मौका नहीं मिल रहा ना, तो टटोलना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ गलती तो नहीं हो गई। सीमा एंटरप्राइजेस के नाम से सवाल है, वो पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा सवाल है कोशिश करता हूं पूरा हो जाए। सीमा एंटरप्राइजेस के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2016, पढ़ लीजिए। अब ये सवाल का लेवल ऊंचा होने लगा है। जीटी वाले बच्चे इतने मासूम से लग रहे थे, मुझे मुझे पता नहीं, मुझसे इनकार नहीं हुआ, मेरा दिल पसीज गया कि संडे की क्लास, नहीं मैं आपको देख ही नहीं पा रहा, मैं कि संडे की क्लास जीटी में कर ले, मैं इनकार नहीं कर सका। मैं थर्ड क्लास में हो रही नहीं भाई, कॉस्ट की कब हुई थी वहां? अच्छा, तो अब तो आपको आदत हो गई होगी जीटी आने की। पता नहीं, मैं जब बहुत फील कर गया मैं उनकी बात वो। चलें कल करता हूं फैसला। संडे को कॉस्ट की क्लास वैसे करूंगा 10 से 1। कहां पर? लाहौर में इंशाल्लाह करेंगे। कल करता हूं फैसला के जीटी या जीबी। और ये संडे को करूंगा कॉस्ट की 10 से 1। और ये सारी इसलिए हो रही है ना क्योंकि मैंने छुट्टियां बहुत की हुई है ना। वो तो फिर आए होंगे, माहौल बना ही होगा, तो फिर देख लेंगे। चले सवाल तो पढ़े ना।
क्या जी? वेरिएंस इंशाल्लाह इंशाल्लाह दफा भी आएगा, ये हर अटेम्प्ट में आता है। मैं इस इंतजार में हूं कि आप सवाल पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया है। चले पढ़ लिया। पार्ट बी। अच्छा, ये कुछ बड़ी टेक्निकल बात नहीं है जो बताने लगा अभी, लेकिन थोड़ी सी है, ज्यादा गहराई नहीं है, थोड़ी सी है। जो कल सवाल किया था मैंने बोर्ड पे एबीसी लिमिटेड वाला, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रॉफिट को करना था रिकंसाइल, और रिकंसलेशन बनानी थी, तो रिकंसलेशन को स्टार्ट तो बजटेड प्रॉफिट से ही करना था, इसलिए बजटेड प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही था। उसके बाद सारे वेरिएंसेस निकाल के लिखे, उस रिकंसलेशन का एंड पे जो आंसर आया वो एक्चुअल प्रॉफिट था, बस कह दिया काफी है। मैंने वैसे ही सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कहा था कि एक्चुअल प्रॉफिट भी निकाल लें। कैसे निकाला था? एक्चुअल रिजल्ट से। अगर ना निकालते तो कोई मसला नहीं था, रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इस सवाल की रिक्वायरमेंट ए। अब बजटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, ना भी कहता तो करना तो था क्योंकि रिकंसलेशन बनानी है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट भी अब कैलकुलेट करने को कहा है, तो अब सिर्फ इखलाकन नहीं कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर सिर्फ रिकंसलेशन रिक्वायर्ड होती तो बजटेड प्रॉफिट निकाल के, वेरिएंसेस निकाल के, रिकंसलेशन बनाकर सवाल खत्म। क्रॉस चेक करने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहे तो मर्जी है, रिक्वायर्ड नहीं हो, लेकिन इस सवाल में रिक्वायर्ड है, तो एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन पहले भी बताता रहा कि जिस चीज की कोई स्टेटमेंट मांगी हुई है ना, तो तमीजदार प्रेजेंटेशन ये होती है कि शुरू वहां से करें, बाकी सारी वर्किंग्स, और अगर कोई खास स्टेटमेंट नहीं मांगी तो आप बस सवाल फ्लो में चलाएं और एंड पे आंसर तक पहुंच जाएं। तो इसमें आपसे मांगी है रिकंसिलिएशन, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे वेरिएंसेस निकालें, एंड पे रिकंसिलिएशन की हेडिंग दे दें, ये भी ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट चूंकि रिकंसिलिएशन है तो सोल्यूशन शुरू रिकंसिलिएशन से करें और सारे वेरिएंसेस वर्किंग्स में निकाल के दिखाएं। दोनों प्रेजेंटेशंस ठीक है। तो अब मैं चलो वर्किंग्स वाले तरीके पे चल लेता हूं। एक पेज छोड़ देते हैं रिकंसिलिएशन और एक्चुअल के लिए, दो पेज चले, वर्किंग्स में आ जाते हैं। सबसे पहली जरूरी वर्किंग, स्टैंडर्ड कार्ड। दो पेज छोड़ दें, डेढ़ पेज छोड़ दें, दो छोड़ दें, चले। कल कुछ एग्जाम नोट्स पढ़ाए थे, उनमें एक चीज ये बताई थी कि स्टैंडर्ड कार्ड बनता है साल के शुरू में और उसी को यूज करके बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनती है। तो अगर सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड नहीं दिया लेकिन समहाउ बजटेड इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो अगर उससे पर यूनिट चीजें निचोड़ लें तो वो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड कार्ड की इंफॉर्मेशन देने की बजाय जो पहला टेबल है वो बजट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहला टेबल सारा बजट है, ये पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी से पता चल रहा है, और बजट के नीचे जो अंग्रेजी लिखी है उसकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि एक्चुअल सब नीचे है इसके अलावा। तो ऊपर वाला टेबल बजट है और उसके बाद नीचे पॉइंट 1 से लेके आगे सारे ये एक्चुअल है। तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट से पर यूनिट इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल बजट में लिखा नजर आ रहा है कि 5000 किलो, तो एक यूनिट के लिए कितने, एक यूनिट के लिए कितने किलो? एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, तो कितने यूनिट्स का बना हुआ है इनकम स्टेटमेंट? 10,000 यूनिट्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो इस प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट है एक बेला, ये सब उसी की बात हो रही है, तो 10,000 यूनिट्स बनाने के खर्चे दिए हमें। तो अगर 5,000 किलो 10,000 यूनिट्स के लिए है तो एक यूनिट के लिए आधा किलो, और अगर 5,000 किलो 9 मिलियन रुपए के हैं तो एक किलो 1800, और इधर क्या आ जाएगा फिर? डायरेक्ट लेबर 10,000 यूनिट्स के लिए 24,000 आवर्स, तो एक के लिए 2.4 आवर्स, 24,000 आवर्स की टोटल कॉस्ट, तो एक आवर की कितनी? 150,
और मल्टीप्लाई 360। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए किससे लिंक किया हुआ है? मशीन आवर्स से। 10,000 यूनिट्स के लिए 2000 मशीन आवर्स, तो एक यूनिट के लिए 0.2 आवर। 2000 मशीन आवर्स के लिए टोटल खर्चा 4.4 मिलियन, तो एक आवर के लिए 2200 और इधर 440। चौथी लाइन लिखनी है कि नहीं लिखनी, कैसे पता चलेगा? मार्जिनल फॉलो करता है तो बस, अगर एब्जॉर्प्शन फॉलो करता है तो फिक्स्ड ओवरहेड की लाइन भी आएगी। तो मार्जिनल फॉलो करता है, एक तो पहली लाइन में भी लिखा हुआ है, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, और रिक्वायरमेंट में भी क्लियरली लिखा हुआ है। और इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि आप रिक्वायरमेंट वाली वर्डिंग पे जाना, क्योंकि हो सकता है कि सवाल में डाटा दिया हो कि बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, लेकिन रिक्वायरमेंट में वो कह रहा हो कि आप मार्जिनल से करते हैं सवाल, तो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग पे जाना है। तो रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है मार्जिनल, तो ठीक है मार्जिनल, तो फिक्स्ड ओवरहेड की लाइन नहीं आएगी। ये बन गया 1700, और सेल प्राइस पर यूनिट वो भी बजट से ही निकाल लेते हैं। बजट में क्या लिखी नजर आ रही है सेल्स? 9800 यूनिट्स 25 मिलियन के, तो एक 2551, तो इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है 851। ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। वेरिएंसेस के लिए यहां से लेंगे इंफॉर्मेशन। वेरिएंसेस निकालते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस, हाँ जी, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सेल। और ये क्या चीज होती है? टोटल एक्चुअल सेल्स। और टोटल एक्चुअल सेल्स आपको इस टेबल के नीचे वाली लाइन में बता दी। बजट का टेबल है, उसके नीचे जो अंग्रेजी लिखी है वो एक्चुअल डाटा दिया हुआ मिला। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ 12,000 यूनिट्स, वेयर एज एसई अर्न्ड रेवेन्यू ऑफ, मतलब सेल्स 30 मिलियन बाय सेलिंग 11,000 यूनिट्स, तो एक्चुअल सेल्स हो गई 30 मिलियन। और स्टैंडर्ड प्राइस 2551 इनटू एक्चुअल यूनिट्स कितने सेल हुए? 11,000। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और अगर बड़े बड़े डिजिट्स हो, कल नहीं याद रह सके ना, तो आप बिल्कुल आंसर मिलियन में भी लिख सकते हैं, थाउजेंड में भी लिख सकते हैं। सेल वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, वो जुम्मा है इसलिए क्लास 1 बजे ही छोड़नी पड़ती है, वरना आपको यकीनन शौक हो रहा था बोर्ड पे आके लिखने का, तो कल सही। एक्चुअल क्वांटिटी सेल, बजट क्वांटिटी सेल, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। असल में यूनिट्स बेचे 11,000, जबकि बजट सोचा था 9800 इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 851। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, जो हंसते खेलते आराम आराम से नोट करते आ रहे हैं वो यहां तक जल्दी पहुंचे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बतानी है इसमें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसलिए यहां तक पहुंचे जल्दी।
चले पहुंचे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए देखना होता है कि मटेरियल का केस 1 के केस 2 यानी मटेरियल परचेज और यूज्ड बराबर है या नहीं, तो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट नंबर 1 के पहले ही सेंटेंस में पता चल रहा है कि 5700 केजी यूज हुआ, इशू टू प्रोडक्शन यूज हुआ, और इसी की एक लाइन नीचे टेबल के अंदर परचेजेस नजर आ रही हैं 15,000 केजी। तो 15,000 केजी परचेजेस है और 5700 यूज्ड है, तो केस 1 तो नहीं है, केस 2 है। केस 2 है। अब अगला सवाल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट? अच्छा, ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनके पास तो खैर कोर्स में ही लेक्चर होता है, वो अपडेट हो गया था। और ये जो यूट्यूब वाले हैं जो पहले ही 2 की स्पीड पे सुन रहे होते हैं, और ये वाला लेक्चर कटा हुआ आया था पहले, उसके बाद ये ठीक भी हो गया था, वो ठीक होके शेयर भी हुआ होगा, तो ये केस 2 उस कटे हुए में बताया होगा, वो सुनना भी था। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट या वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट? अच्छा, जिनका लग रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो क्यों है? नहीं। हाँ, चले, जिनको लग रहा होगा ना, उसके मेरे हिसाब से 2 वजह हो सकती हैं। एक तो पहली लाइन में जो दूसरा सेंटेंस है, पहली लाइन में दूसरा सेंटेंस, इट ऑपरेट्स स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, इस बात का बस इतना मतलब है कि यह बिजनेस स्टैंडर्ड कार्ड बनाता है और डबल एंट्रीज में स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस्तेमाल करता है। इसका यह मतलब नहीं पता चलता कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस मेथड पे है, ये इस जुमले से नहीं पता चलता। ये तो हर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सवाल में लिखा मिलेगा, इट ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, तो इट ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम तभी तो सवाल है। तो इस लाइन से नहीं पता चल रहा। फिर किसी को शायद लास्ट पॉइंट से लग रहा हो, लास्ट पॉइंट, तो जिनको लास्ट पॉइंट से लग रहा है ना, वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात हो रही है। पहला सेंटेंस, देयर वाज नो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग। अगला सेंटेंस, इन्वेंट्री वैल्यू होती है स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। रॉ मटेरियल की बात किधर गई? पॉइंट नंबर 1 दूसरा सेंटेंस, फाइफो मेथड यूज होता है। तो फाइफो मेथड क्या है? जो एक्चुअली पहले आए और जो बाद में आए, तो ये एक्चुअल कॉस्ट ही हुई ना। तो फाइफो मेथड का मतलब है कि वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो इसको लिख लें नसीहत कि अगर आपको फाइफो या एफको मेथड कहा है तो इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट है। देखें, फाइफो मेथड या एफको मेथड ये तभी लगेंगे ना जब एक्चुअल में रेट चेंज हो रहे थे। तो अगर फाइफो मेथड कह रहा है या एफको मेथड कह रहा होता तो इसका मतलब होता कि एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू होता है। तो इस फाइफो के वर्ड से पता चल रहा है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। इसके बारे में एग्जाम नोट लिखवाऊंगा एक बड़ा खास, कल वाले सवाल में, कल क्लास में सवाल कराऊंगा तब लिखवाऊंगा। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यू होती है फाइफो मेथड से, इसका मतलब है वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। अगर ये ना लिखा होता तो कल के सवाल में बताऊंगा नोट, कल एक सवाल कराना उसमें बताऊंगा। तो केस 2 है और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है, तो इसका फार्मूला होता है फिर एससी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, यूज होता है। अगर इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो तो परचेज्ड होता है, एक्चुअल कॉस्ट हो तो यूज्ड होता है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 5700 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितने रुपए वाली थी? 2 रेट थे। तो वो जो 2 रेट थे ये हम पूछ लेते हैं लाल मकड़ी से। एक तो 3000 किलो थे जो पहले पड़े हुए थे, कितने वाले? 5.75 मिलियन वाले, 70। फिर उसके बाद 57 पूरे करने के लिए 27 ये परचेजेस वाले में से इस्तेमाल हुए होंगे, और जो परचेजेस वाले थे उनका रेट खुद निकालना पड़ेगा। $1750, तो कितने के बने फिर? 4.73।
$3,000 किलो का रेट निकालने की तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, अमाउंट ही पता है। 2700 किलो ये 15,000 किलो परचेजेस में से हैं, तो वो जो 15,000 किलो परचेजेस हैं उनकी अमाउंट को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो इनका 1 किलो का रेट निकलेगा। ये निकल आया AC इंटू AQ यूज्ड 10.43 मिलियन। कितना? 0.17 है जी, नेगेटिव। .17 मटीरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800 रुपए। SQ कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड में लिखी हुई क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो कितनी है एक्चुअल प्रोडक्शन? प्रोडक्शन 12,000 इनटू ये 6,000 माइनस 1,800 इनटू 5,700 0.54। लेबर रेट वेरिएंस। आइडल टाइम का कहीं जिक्र, तो बस फिर केस 1 है स्टैंडर्ड रेट इनटू नहीं एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड वेज रेट 150। पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी भी अच्छी है, इसको नोट करते हैं, जल्दी पहुंचे, फिर पॉइंट 2 बताता हूं। हाँ जी, पैदल पैदल भी चल रहे होंगे तो यहां तक पहुंच गए होंगे। एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स बताता हूं। पॉइंट नंबर 2, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर छोड़ के जा रहे हैं। टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, वर्कर छोड़ के जाना शुरू हो गए थे तो हमने उनके वेज रेट को 10% बढ़ा दिया। किससे 10%? स्टैंडर्ड से। तो एक्चुअल रेट आ जाएगा फिर 150 से 165। उससे वो लोग खुश तो हो गए और काम अच्छा करने लग गए और उनकी एफिशिएंसी 5% बेहतर हो गई। यानी जितना टाइम लगाते थे अब 5% कम लगाया करेंगे। अच्छा, टाइम कम लगाएंगे तो वो जल्दी घर चले जाएंगे, उनके पैसे कम बनेंगे हैं? जल्दी घर नहीं चले जाएंगे, यूनिट ज्यादा बन जाएंगे। तो उनको जितना पैसा बढ़ा के दिया उससे उनके आवर्स में इंप्रूवमेंट आ गई। तो उससे यह हुआ कि एक्चुअल आवर्स 5% कम होंगे। किससे? स्टैंडर्ड आवर्स से। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 2.4 और ये 0.95 होंगे। लेकिन हम तो टोटल निकाल रहे होते हैं, तो 12,000 27,360। तो एक्चुअल आवर्स बन गए 27,360 माइनस 165 इंटू 27,360 0.41 नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स।
स्टैंडर्ड रेट 150, स्टैंडर्ड आवर्स 2.4 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000, 28800 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स 0.22. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस. Standard rate into actual hours minus actual rate into actual hours. Standard rate by 100. Actual hours, actual labor hours. Overheads को किससे जोड़ा हुआ है? मशीन आवर्स से. तो एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं? पॉइंट नंबर 3, पहला सेंटेंस. 2100 मशीन आवर्स वर वर्क. तो ये एक्चुअल आवर्स आ गए 2100 माइनस एक्चुअल रेट. ये किधर है? पॉइंट 3, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स. कौन से ओवरहेड्स? फिक्स के वेरिएबल? बस ओवरहेड. नहीं, मार्जिनल है तो क्या इनके फिक्स्ड ओवरहेड्स होते ही नहीं होंगे? होते हैं. लेकिन जब कोई बात सिर्फ ओवरहेड्स के बारे में हो रही होती है तो वो दोनों के बारे में हो रही होती है. अगर फिक्स या वेरिएबल होते अलग तो बताते. अगर ओवरहेड्स कहा है तो दोनों की बात हो रही है. डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स आर एस फॉलोज. अब आर एस फॉलोज में एक जिक्र डेप्रिसिएशन का है, एक रेंट का है और एक ऑल अदर. तो अब ये ऑल अदर कौन से हो गए? बाकी सारे. तो वेरिएबल ऑल अदर 4% बढ़ गए. 4% किससे बढ़ गए? तो अच्छा ये हाँ, कल भी ना किसी बच्चे ने भी पूछा था क्लास के बाद कि हम जब लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम रेट एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं. रेट. जब वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल रहे हैं तो रेट एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं. लेकिन जब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो टोटल बजटेड और टोटल एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं. वो लगी जाके बात होती है. क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स ओरिजिनली एक टोटल चीज होती है. वो तो वैसे उसको जबरदस्ती पर आवर पर यूनिट बनाया होता है. जब हम ये बात करेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड जितने सोचे थे उससे ज्यादा हो गए तो टोटल ही की बात हो रही है. जबकि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की ओरिजिनल शक्ल एक रेट की होती है. तो अगर उसके महंगा सस्ता होने की बात हो रही है तो उस रेट के महंगा सस्ता होने की बात हो रही है. इसलिए जब हम मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस, वो वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम लोग रेट्स को कंपेयर कर रहे हैं. जबकि फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल रहे हैं तो टोटल बजटेड को टोटल एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि वेरिएबल ओवरहेड 4% महंगे हो गए. क्या 4% महंगा हो गया? रेट 4% महंगा हो गया. तो जितना सोचा था उससे 4% महंगा हो गया. एक्चुअल रेट 2200 के 1.04 हो गया. 2288. तो 2288 इंटू एक्चुअल आवर्स. .1 पक्की बात है. अच्छा एडवर्स. वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस. स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड रेट 2200 एसएच. एक यूनिट के लिए 0.2. तो 12,000 यूनिट्स के लिए 24 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स 0.66 मिलियन. अच्छे वैल्यूज इधर उधर जाना शुरू हो गई हैं. ये फिक्स्ड ओवरहेड्स. अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही नहीं होंगे क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग. वॉल्यूम नहीं होगा, स्पेंडिंग होगा.
फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, हाँ जी, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने, वो ऊपर टेबल में 3.8, और एक्चुअल कितने, 3.8 को ही 4% महंगा कर लें। क्या सारे के सारे 4% महंगे हो गए? नहीं, डेप्रिसिएशन सेम रही, रेंट सेम रहा, ऑल अदर महंगे हुए। तो ऑल अदर कितने, 3.8 में रेंट और डेप्रिसिएशन के अलावा ऑल अदर 1 मिलियन, क्योंकि 3.8 बजटेड थे और उनमें 1.2 और 1.6 ये तो वही रहे, तो ऑल अदर रह गए 1 मिलियन। वो 1 मिलियन 4% महंगे हो गए। ये ज्यादा जबानी हो गई बात। डेप्रिसिएशन 1.6, रेंट 1.2, अदर्स, कौन से अदर्स? 3.8 में से ये 1.6 और 1.2 छोड़ दें तो जो बाकी रह गए वो 4% महंगे हो गए, 1.04, 3. ये हो गए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। .0 एडवर्स। ये हो गई सारी मेहनत। अब करते हैं पार्ट ए और बी। है? अच्छा, पेपर में बैठे हुए थे, ये सवाल कर रहे थे, भी वर्किंग कर रहे थे और टाइम खत्म हो गया। तो इस वर्किंग के कितने 20 नंबर है, 19 नंबर, 20, मेरे ख्याल में कम से कम 15 नंबर इसके हैं। तो ये मिल गए नंबर, 15 नंबर। नहीं, इसकी वर्किंग्स बहुत सारी वो है जो पार्ट ए में इस्तेमाल होनी है, तो उसके भी नंबर होंगे। ये जो एक्चुअल रेट निकाला है, एक्चुअल मटेरियल, सारा पार्ट ए में इस्तेमाल करने लगा मैं। अच्छा, यही सवाल आपका होमवर्क है। ये तो मैंने किया है, मुझे तो आता है। आप नहीं, यही वाला, यही होमवर्क है। और देख के लिखना होमवर्क नहीं है, खुद सॉल्व करना है, क्योंकि वेरिएंस वाले चैप्टर में अब मेन काम प्रैक्टिस कराना ही है। अब रह गए आपके मिक्स और यील्ड वेरिएंस, बाकी वेरिएंस यही है और इनकी प्रैक्टिस है। सवाल पेपर में आता ही आता है। वो जो 1.5 पेज छोड़ा था, अगर पार्ट ए कंप्यूट बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट, तो बजटेड प्रॉफिट तो ब्रैकेट में भी हो सकता है, कल वाले सवाल में भी ब्रैकेट में ही कर लिया था। बजटेड प्रॉफिट 9800 यूनिट्स बनाने का बजट, बेचने का बजट बनाया, इनटू 85, तो ये आ गया बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट आ गया, बजटेड प्रॉफिट आ गया। ये बजटेड कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट 3.8 मिलियन। फाइव 4। और एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट के लिए एक्चुअल यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है एक्चुअल यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ये तो स्टैंडर्ड वाली फिगर है, हमें तो असल मटेरियल लेबर सब चाहिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कहा है, यानी इनकम स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी। तो सेल्स 30 मिलियन। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम यूनिट्स एक्चुअल वाले लेके ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? ये तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, असल में तो इतना नहीं कमाया, तो उसके लिए आपको असल इनकम स्टेटमेंट से ही फिगर निकालनी पड़ेगी। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट। जी बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन वाली बनती। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
क्लोजिंग फिनिश गुड्स, देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसलिए 12,000 यूनिट्स बनाए, 11,000 बेचे, तो 1,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में, वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट 1700। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये बन गया 1.7। यहां से आएगा कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट तक जाना है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें 3.84, ये आ जाएगा प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी ये इधर आखिरी वर्किंग। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल चुके, कहां निकाल चुके, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 10.43। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ये AR इंटू AH एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो ये निकाले हुए हैं यहां पर, ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन गई 165 इंटू 27,360 4.551, और वेरिएबल ओवरहेड्स AR इंटू AH 2288 7.4 19.74। ये हो गया पार्ट ए, और पार्ट बी रिकंसिलिएशन। इससे शुरू करेंगे, सारे वेरिएंसेस लिखेंगे और इंशाल्लाह ये आंसर आएगा। यही सवाल होमवर्क है आपका। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।